हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय संगठन। आज हम जानेंगे क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं और साथ ही साथ यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रीय संगठन का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, संगठन का अर्थ होता है एक समूह, मतलब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समूह की रचना करना। तो जब किसी क्षेत्र में स्थित देश अपने कुछ विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी संगठन का निर्माण करते हैं, उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, इन सब का नाम आपने सुना ही होगा। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब दो या दो से अधिक देश मिलकर किसी उद्देश्य के लिए संगठन बनाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है, जिनका मेन फोकस होता है आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और अपने संबंधों को मजबूत बनाना। मुझे उम्मीद है कि आपको क्षेत्रीय संगठन का अर्थ पता चल गया होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षेत्रीय संगठन आपसी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए, विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान करने के लिए बनाया जाता है। और अपने देश में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जैसे आर्थिक विकास में कमी है या व्यापार में कमी आ रही है, तो जो आसपास के देश होते हैं वो एक संगठन के रूप में काम करने लगते हैं, जिससे सभी देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्षेत्रीय संगठन भी वही देश बनाते हैं जो मौलिक रूप से एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब नज़दीक होते हैं। यानी कि भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए ज़रूरी है। बिना भौगोलिक निकटता के क्षेत्रीय संगठन आसानी से नहीं बन सकते, क्योंकि एक देश, मान लो भारत का एग्जांपल लेते हैं हम। भारत और अमेरिका इतनी जल्दी क्षेत्रीय संगठन का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी दूरी बहुत दूर है। भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भौगोलिक निकटता पास में होती है। इसलिए भौगोलिक रूप से निकट स्थित देश ही क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के बारे में। पहला है यूरोपियन संघ, दूसरा है आसियान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन संघ की। यूरोपियन संघ 27 देशों का एक समूह है जो यूरोप में स्थित है, और इसका गठन 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच की संधि के द्वारा किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के जो पूंजीवादी देश थे, उनकी सहायता के लिए एक योजना बनाई थी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का इन्होंने निर्माण किया, ताकि जो भी मतलब नए आज़ाद देश थे यूरोप के, उन जो पूंजीवाद को मानते थे, उनकी सहायता करने के लिए अमेरिका ने एक संगठन का निर्माण किया था, जो था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ताकि यूरोप के जितने भी पूंजीवादी देश हैं उनके बीच आपसी व्यापार हो सके, सहयोग को और विकास और बढ़ावा मिले। और 1991 में जब सोवियत संगठन का विघटन हो गया था, और जो सोवियत संघ से भी जो अलग हुए थे देश, वो भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गए। इसलिए 1992 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को समाप्त करके यूरोपीय संघ बना दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यूरोपियन संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य था यूरोप में जन कल्याण और यूरोपीय संघ के मूल्यों को प्रोत्साहित करना। दूसरा, संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा न्याय प्रदान करना। तीसरा, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र थे उनके बीच में सामाजिक तथा क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना। चौथा, यूरोपीय संघ की जनता के बीच के एकता को मजबूत करना और उसकी इतिहास और संस्कृति को सम्मान करना। पांचवा, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना तथा उनके मध्य समन्वय बनाते हुए एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना। ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक थे। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको यूरोपीय संघ के महत्व के बारे में बताता हूँ। यूरोपीय संघ जब से बना है, तब से यूरोपीय संघ लगातार तरक्की करते ही जा रहा है। आज यूरोपीय संघ अमेरिका वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अमेरिका के बाद जो यूरोपियन संघ है वो सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। तो 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2005 में इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया था। और साथ ही साथ 2005 में
यूरोपीय संघ की जो जीडीपी थी वो 12,000 अरब डॉलर थी, जो अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा साबित हो रही थी। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो डॉलर के लिए भी एक चुनौती बन गया और डॉलर के प्रभाव से 3 गुना ज़्यादा रेट उसका हो गया था। और यूरोपीय संघ के देश WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के अंदर भी बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी तरीके से फ्रांस को UN की सुरक्षा परिषद के अंदर भी सदस्यता मिली हुई है। इसलिए अमेरिका के बाद कोई देश होगा जिसका वर्चस्व होगा वह यूरोपीय संघ होगा। मतलब जो संगठन यूरोपीय संघ है वो अमेरिकी ताकत को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आपको जैसा फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर 1967 में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इस संगठन को निर्मित किया था, जिससे कि आसियान की स्थापना हुई। कुछ सालों बाद ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देश भी आसियान में शामिल हो गए। इस तरीके से वर्तमान में आसियान में पूरे 10 देश शामिल हैं। आसियान की स्थापना का मतलब इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। मुझे उम्मीद है आपको आसियान के बारे में पता चल चुका होगा और मैं आगे आपको इसके महत्व के बारे में बताता हूँ। 600 मिलियन से अधिक आबादी के साथ आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका के बाज़ारों से भी बड़ा है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एकल संगठन के रूप में आसियान का 2022 में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जीडीपी का उत्पाद हुआ था, जिसका 2026 में अनुमान है कि वो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को भी पार कर जाएगा। 1992 में भारत भी आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना और 96 में पूर्ण सदस्य बन गया। चीन की भी कोशिश है कि उसे भी आसियान का पूर्ण सदस्य बनाया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में। पहला, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समृद्धि, शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी से वृद्धि लाने का काम करना। दूसरा, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार में विस्तार, परिवहन तथा संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। तीसरा, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समान हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। आसियान इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति लगातार करते जा रहा है और आगे भी करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्षेत्रीय संगठन। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।